कल की क्लास में तो हम लोगों ने यही स्टार्ट की, हमारा ये तो स्टार्ट हुआ था कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, है ना, आयनिक यौगिक बनने के लिए। तो आयनिक यौगिक बनने के लिए शर्तें होनी चाहिए कौन कौन सी, उसी ऑर्डर में। नेक्स्ट क्या है, लैटिस एंथैल्पी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा एंथैल्पी क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा। हम इसे बोलते हैं जालक ऊर्जा। क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा। ठीक है, हाँ जालक ऊर्जा कहते हैं उसको हम लोग। तो जालक ऊर्जा भाई देखो क्या लिखा है, हायर लैटिस एंथैल्पी लीड टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब ये जालक क्या होता है, जालक, अभी ना आपको मैं जालक जो होता है उसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। लैटिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लैटिस। जैसे कि मान ले एक बड़ी बिल्डिंग बनती है, एक बड़ी, उस बड़ी सी बिल्डिंग का एक छोटे छोटे क्या होता है, कमरे होते हैं। तो कमरे बनाने से पहले वो लोग पिलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पिलर। देखा तुमने, दीवार लगी होती बीम से, पहले पिलर बनता है, उसके बाद क्या बनता है, ईंट लगते हैं उसमें ना बाद में। तो वो जो पिलर है, तो हर एक कोना पे परमाणु समझो, ऐसे ही होते हैं आयनिक यौगिक। एक एक ट्यूब लाइक घनाकार क्या होता है, उसमें के अंदर होता है संरचना। पिलर मजबूती प्रदान करने के लिए लगाते हैं ना। तो क्या होता है, उच्च उच्च जालक ऊर्जा होना चाहिए, किस लिए, अच्छा आयनिक यौगिक बनने के लिए। ठीक है ना, तो इसमें लिखो आप लोग, लिखो आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक की स्थायित्व स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, को बनाए रखने के लिए उच्च जालक ऊर्जा, क्या होना है, उच्च जालक ऊर्जा, उच्च जालक ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी जालक ऊर्जा उच्च होनी चाहिए। ठीक है भाई, जालक ऊर्जा उच्च होनी चाहिए, लिख लिया। देखो नेक्स्ट, यानी जालक ऊर्जा उच्च होना चाहिए आयनिक यौगिक अच्छे से बनाने के लिए। सब गया, देखो ये रहा, क्या कह रहा है, लैटिस एंथैल्पी इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड एनायनिक सॉलिड। ये कह रहा है आयनों के बीच में अगर आपको आकर्षण बल को मापना है, क्या करना है, आकर्षण बल को मापना है, तो उनके बीच में लैटिस एंथैल्पी उसका डायरेक्ट माध्यम बनता है। यानी कि आप लैटिस एंथैल्पी की सहायता से आयन के बीच में हो या फिर उसके अंदर आयनिक सॉलिड के बीच में हो, जो हम अट्रैक्शन को मापते हैं वो हम लोग लैटिस एंथैल्पी से ही मापते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, तो लिखो लैटिस एंथैल्पी से लैटिस एंथैल्पी है ना, किससे, लिखो लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी से, किससे, लैटिस एंथैल्पी से आयनों आयनों अथवा आयनों अथवा आयनिक ठोसों, आयनिक ठोसों के मध्य, आयनिक ठोसों के मध्य आकर्षण को मापा जाता है, मापा जाता है। ठीक है ना, आयनिक ठोस जो होता है उनमें
उनके अंदर जो आयन होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल, और उसको नापते हैं किससे, आयनिक लैटिस एंथैल्पी की सहायता से। ठीक है ना, आ जाओ देखो, तो लैटिस एंथैल्पी, ये कौन है, NaCl, देख रहे हैं आपको, देखो ये पूरा एक लैटिस है, इसके अंदर अलग अलग इकाई है, क्या मतलब यूनिट सेल, हम लोग आगे ना सीखेंगे 12th पे। तो ये एक NaCl का क्या है, लैटिस है, क्या है, तो NaCl का जो लैटिस एंथैल्पी होता है वो होता है -788 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है ना, तो ये NaCl है, तो आप इसमें लिख लो एग्जाम्पल डाल के, क्या लिखोगे कि NaCl का, लिखो NaCl का लैटिस एंथैल्पी, NaCl का लैटिस एंथैल्पी, NaCl का लैटिस एंथैल्पी -788 किलो जूल प्रति मोल होता है। लिख लिया, लिख लो बराबर से, NaCl का लैटिस एंथैल्पी -788 किलो जूल प्रति मोल होता है। सब गया, चलो, ये तो बस लैटिस एंथैल्पी में होता है इसका। NaCl का केवल ये है, अलग अलग आयनिक यौगिकों का अलग अलग होता है, समझ में आया। देखो आगे बढ़ते हैं, ये आ गया प्रॉपर्टीज, लिखो आयनिक यौगिकों का गुणधर्म, लिखो आयनिक यौगिकों का गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हमें क्या सीखना है, आयनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। लिख लिया, देखो यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक यौगिकों का गुणधर्म क्या होता है, पहले बोलता है एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये एग्जिस्ट करता है किसमें, सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस अवस्था में हमेशा ये रहता है, कौन, आयनिक यौगिक। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कौन, क्रिस्टलीय होता है प्रकृति में, क्या होता है, कह रहा है आयंस अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। अब ये रेगुलर पैटर्न क्या है, मतलब अगर पहला Na होगा तो अगला Cl होगा, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, एक ऐसे अरेंज रहते हैं, ये इनको बोलते हैं रेगुलर पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको, पैटर्न, नियमित पैटर्न कहते हैं इसको, है ना। फिर क्या बोलता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो आयनिक ठोस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, काफी ज्यादा आकर्षण बल होता है, क्या होता है, टूटे से भी नहीं टूटता है, बहुत मजबूत बंद होता है, भाई अट्रैक्शन है ना, वैद्युत आकर्षण बल है उसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अंदर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनके आयनों के बीच में प्लस के और माइनस का क्या होता है, काफी ज्यादा आकर्षण बल होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वथनांक। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये दोनों उच्च होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो आयंस है उनके बीच में क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैद्युताकर्षण बल होता है। ठीक है ना, आ जाओ फिर क्या नेक्स्ट इसके अंदर, सोलूबल इन पोलर सोलवेंट, जो ध्रुवीय विलायक होते हैं। अब ये पोलर नॉन पोलर क्या है अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ध्रुवीय सोलवेंट क्या होता है ना, हाँ अभी हम आपको समझाएंगे। देखो, नॉट सोलूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट, अध्रुवीय, जैसे कि बेंजीन है ना, पेंटेन,
हेक्सेन, टोल्यून, ये सब क्या है, ये सब अध्रुवीय यौगिक हैं, सोलवेंट है, ठीक है ना। ये भी आपसे उसमें ये नहीं घुलते हैं, ये किस में घुलते हैं, ये घुलते हैं पोलर सोलवेंट में, ठीक है ना। क्या क्या बोल रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब ये ठोस अवस्था में होगा तो वैद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन जब ये पानी में घुल जाएगा तो अपने आयनों में टूट जाएगा, और जब अपने आयनों में टूटेगा तो उसके बाद फिर ये वैद्युत का चालन करता है। क्या, वैद्युत का चालन करेगा जब पानी में डालने के बाद, पहले नहीं, डालने के बाद। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोल रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसमें, लेकिन इन मोल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन, घुली होगी पानी में या फिर पिघली हुई होगी। मोल्टन को बोलते हैं गलित अवस्था, क्या बोलते हैं, गलित अवस्था, पिघला हुआ अवस्था, अवस्था पिघली हुई अवस्था में, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना आपको। और ये क्या, एक्वस मतलब जलीय, जलीय अवस्था में वैद्युत का करता है चालन, क्या करता है, वैद्युत का चालन करता है, ठीक है ना। अब आप इसको लिखो, इसके ये क्या बोल रहा है, आयनिक रिएक्शन आर फास्ट, जो रिएक्शन होता है आयनिक, आयनिक अभिक्रिया वो बहुत तेज होती है इसके अंदर। आयनिक रिएक्शन कौन सी होती है, विस्थापन अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट में आयरन को डाल दो, आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा, ये क्या हो गया, आयनिक अभिक्रिया। तो वो बड़ी फास्ट होता है, इसमें स्लो नहीं होता बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले इसकी हिंदी क्या लिखनी है, सबसे पहले हिंदी आपको लिखनी है, लिखो, ये ठोस अवस्था, ये ठोस अवस्था में होते हैं। फिर लिखो, क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना यानी कि लिखो, आयन नियमित पैटर्न से व्यवस्थित रहते हैं, नियमित पैटर्न से व्यवस्थित होते हैं। नियमित पैटर्न से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। उच्च गलनांक होता है, क्या होता है, उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं, किसके होते हैं, आयनिक यौगिकों के। ये नोट्स लिखते चलो। सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट, लिखो, ये ध्रुवीय, ये ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं, क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। अध्रुवीय विलायक में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। किसमें, अध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वैद्युत का चालक केवल जलीय अथवा गलित अवस्था
गलित अवस्था में करते हैं। गलित अवस्था और जलीय अवस्था में विद्युत का क्या करते हैं? चालक करते हैं, चालन करते हैं। आयनिक रिएक्शन आर फास्ट, लिखो आयनिक अभिक्रिया। सारा ना हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाले बच्चे पढ़ लेंगे इसमें। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में नोट्स लिख लेंगे और हिंदी वाले हिंदी में। आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट, यानी आयनिक अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया तीव्र होता है। क्या होता है? तीव्र होता है, मतलब फास्ट, वेरी फास्ट होता है। जलीय है ना, कॉपर सल्फेट हो, उसमें आप आयरन डाल दो तो विस्थापन अभिक्रिया होती है और वो बहुत तेज होती है। देखो हो गया। तो ये हमारे पास था क्या? आयनिक ठोस की गुणधर्म। क्या था? ठोस का गुणधर्म। ठीक है, लिखो लिखो हेडिंग बॉन्ड पैरामीटर्स। हाँ, प्राचल, आवन प्राचल, ठीक है ना। तो ये अब इसमें ना हमको क्या करना है? आबॉन्ड, आबंध यानी कि बॉन्ड से रिलेटेड हमें कुछ पैरामीटर्स पढ़ने हैं। एंगल कितना बनता है बॉन्ड के बीच में, बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है ना, आबंध की लंबाई कितनी होती है, हमें ये जानना है, हमें ये जानना है। आ जाओ देखो, तो सबसे पहले इसमें आता है बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर कौन? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर। आबंध कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आबंध कोटि, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये सारे कौन है? बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड क्या लिखा है? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। और कौन है? बस सबसे पहले हमको पढ़ना है बॉन्ड लेंथ। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? आबंध प्रचाल में लिखो। देखो भाई ऐसा है, आबंध अब किसमें में, यानी कि बॉन्ड पैरामीटर में कौन कौन आता है? सबसे पहले आता है बॉन्ड लेंथ, को क्या बोलते हैं हिंदी में? आबंध लंबाई। आबंध लंबाई, समझ में आया? दूसरा क्या आता है? आबंध कोण, आबंध कोण। दूसरा आता है आबंध एंथैल्पी। आबंध कह सकते हो, बंद कह सकते हो, ठीक है ना। एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी। अगला है आबंध कोटि, आबंध कोटि, ठीक है। और अगली इसमें है अनुनाद संरचना। कौन सी? अनुनाद, अनुनाद, अनुनाद संरचना, अनुनाद संरचना, ठीक है। और लास्ट इसमें है बॉन्ड की ध्रुवणता, यानी कि आबंध की ध्रुवणता, ध्रुवणता, यानी इसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, आबंध की ध्रुवणता। देखो इसमें है क्या, ये इतने छोटे छोटे टॉपिक्स में बढ़िया बढ़िया टॉपिक है ना। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो तुम्हारा जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आबंध प्रचाल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहले हम लोगों ने क्या सीखा? कोवेलेंट बॉन्ड है ना, यानी लुईस का डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, आयनिक बॉन्ड की हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हमको क्या पढ़ना है? बॉन्ड्स पैरामीटर। क्या पढ़ना है?
बॉन्ड्स पैरामीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। देखो आ जाओ, तो अब हम लोग ना इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, क्या होता है आओ जानते हैं फटाफट से ना। देखो सबसे पहले आता है बॉन्ड लेंथ। ऑनलाइन क्या आता है? बॉन्ड लेंथ, आबंध लंबाई। आबंध लंबाई, आबंध की लंबाई क्या है? आबंध की लंबाई आ जाओ फटाफट से जानते हैं। बॉन्ड लेंथ, देखो बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मोलिक्यूल। यानी कि एक अणु के अंदर, भाई मान लो दो परमाणु है, तो दो परमाणु के नाभिकों के बीच की साम्य दूरी, कौन सी दूरी? साम्य, मतलब कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, रुका हुआ हो बिल्कुल। तो लिखो इसकी हिंदी क्या होगी? किसी अणु में, लिखो किसी अणु में आबंधित दो परमाणुओं के बीच की दूरी गलत हो गया भाई, दो परमाणुओं के नाभिकों लिखना था पहले, दो परमाणुओं के नाभिकों दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को आबंध लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? आबंध लंबाई कहते हैं। आबंध लंबाई कहते हैं। समझ आया? क्या कहते हैं? आबंध लंबाई कहते हैं। ठीक है ना? देखो लिख लिया। क्या बोलता है? देखो बच्चों, आबंध लंबाई को ऐसे कोई नाप थोड़ी सकता है। अणु हमें कोई दिखाई थोड़ी पड़ता है, ये हमको दिखता है अणु बिल्कुल नहीं दिखता। अणु जब दिखता नहीं तो उसके अंदर बॉन्ड है, बॉन्डेड दो परमाणु है, उनके नाभिक के बीच की दूरी नापेंगे कैसे? तो उनके पास एक टेक्निक है नापने का। वो टेक्निक क्या है? एक्सरे। कौन सा? एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है? एक्सरे मशीन का नाम? नहीं, मतलब उसमें भाई देखो अलग अलग रे होती है, किरणें होती है, तो ऐसी होती है एक्स किरणें, ठीक है ना, उसकी सहायता से हम लोग मापते हैं। देखो ये क्या है? ये ए को हमारे पास परमाणु है, ये कोई हमारे पास एक्स है, तो ए और एक्स के बीच की लंबाई हो को क्या बोलेंगे? आबंध। देखो तो ये परमाणु हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, दो परमाणु हो गया, तो इस दोनों के नाभिक, ये नाभिक तो ए, इसके बीच की दूरी जो लंबाई है, तो यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? आबंध लंबाई। क्या बोलते हैं? देखो इसको D1 कहा गया है, इसको D2 कहा गया, क्योंकि ये भी परमाणु और ये भी, हाँ, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा? इसके बीच की जो दूरी होगी इसको हम लोग आबंध लंबाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आबंध लंबाई। ये रहा परमाणु, इसके बीच की दूरी आबंध लंबाई। परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं आबंध लंबाई। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, है ना, फटाफट से अपने नोट्स में, और मैं इधर इसकी हिंदी लिखता हूं। देखो किसे नापते हैं? आबंध लंबाई को स्पेक्ट्रोस्कोपी कोमा एक्स किरण विवर्तन और इलेक्ट्रॉन विवर्तन
इलेक्ट्रॉन विवर्तन तकनीकों द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना। मतलब क्या करते हैं भाई, आबंध को हम ऐसे तो नाप सकते हैं ना इसको, तो आबंध की लंबाई को नापने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हैं, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक, या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये सब क्या है, ये सब एक टेक्निक है, ठीक है ना, जो कि आणविक स्तर पर, मोलिक्यूलर लेवल पर क्या करते हैं, उससे मापते हैं। किसको मापते हैं, आबंध की लंबाई को, ठीक है ना। हाँ, छापो इसको, लिखो अपने नोट्स में, इसको मेंशन करो। हिंदी वाले कर लेंगे, अंग्रेजी वाले कर लेंगे, ऑनलाइन में तो दोनों ही कर लेंगे, दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, एक ही में सब चीज पढ़ा दो उनको। छप गया। क्या दिखा रही, बंदूक कहां से लाई हो, है बंदूक इन पे, लकली भाई की, उन पे कह रहा हूँ ना, हमको देखना, हमको तो जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। नहीं तो पागल है, हमें क्या करना उससे, हम उस लेवल के बंदे थोड़ा है। देखो हम एजुकेटर हैं, हमें गन की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, वो भी खुद के पैसों की, हाँ उनके साथ खिंचवानी। देखो अभी तो फिलहाल भाई गरीब लोग हैं, साइकिल भी हमारे पास है, बाइक खरीदी छोटी सी, गरीब ना, देखो घर बना हमारे रहने को हमारे पास तो ये क्या है, आबंध। अरे ठीक है ना, छाप लिया। अब देखो यहां पर क्या है, इस टेबल के अंदर अलग अलग यौगिकों में आबंध की लंबाई दी हुई है, ठीक है ना। देखो OH आबंध की लंबाई कितनी है, 96। ये सब पिकोमीटर में होते हैं, नहीं ये कुछ याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना। देखो ये CH आबंध की लंबाई 109 है, ये इसकी 196 है, 136 सॉरी। CO की आबंध की लंबाई 143, CN की 143, CC की 154, CO की 121, NO की 122 और CC के बीच में जो डबल बॉन्ड की लंबाई है वो माइनस नहीं है, आबंध है ये देख, पहला बॉन्ड वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, आबंध, ये डबल बॉन्ड है, इसे इक्वल नहीं बोलते भाई, डबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इक्वल क्या कर, मैथ थोड़ी है। देखो अब यार है बॉन्ड लेंथ इन सम कॉमन मोलिक्यूल, क्या बोलता है, देखो ये रहा, ये O2 के अंदर कितना होता है, 12 पिकोमीटर, कितना, O2 में 12 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है। HF के अंदर कितना है, 1 पिकोमीटर। HCl में कितना है, सॉरी HF में 112 नहीं है, O2 में 12 है और HF में 19 है, HF में 19 है। HCl में कितना है, ये अच्छा 121 है, ये नहीं ये पता नहीं कैसे जा रहा है, ये 160 है, 121 हाँ 127 141। देखो O2 में है, तो बॉन्ड लेंथ को सब में कैसी है ना, ये कोई याद नहीं करना, ये बस हमको पता होना चाहिए कि हाँ बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बस कुछ याद नहीं करना। देखो नेक्स्ट हमारे पास, देखो ये नाप के आपको दिखा रहा है, आबंध की लंबाई नाप करके दिखा रहा है कि एक दो परमाणु है, इसका नाभिक की दूरी है और इसके नाभिक की दूरी के बीच का देखो जो दूरी होता है RA और ये है ना, ये इसका रेडियस है, क्या ये इसका, तो रेडियस का जोड़ देखो RA और ये RB है ना, इनका जो जोड़ है, तो R क्या है, आबंध, तो RA प्लस RB, R is the bond length and RA RB are the covalent atom, आप कह लो covalent radius of atom A and atom B respectively, ठीक है ना। ये आपने पहले लिख लिया है किसमें, 3rd चैप्टर में, तो अब लिखने की आवश्यकता इसकी नहीं है। आ जाओ, अब आता है बॉन्ड एंगल। आबंध
कोण। छोटे छोटे टॉपिक है ये, फटाफट से करते हैं ना इसको, खत्म। आबंध कोण, आबंध कोण। बॉन्ड एंगल क्या है ये? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मोलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो है ना एटम होता है, कौन होता है? एटम। तो एटम के अंदर कौन होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक बोलते हैं। तो उन कक्षकों के अंदर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मतलब जो रासायनिक आबंध में भाग लेते हैं। तो वो दो कक्षक जिनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग का मतलब जो आबंध बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में है, उन कक्षकों के बीच की कोण को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है ना? यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं कि अणु या संकुल आयनों के केंद्रीय परमाणु में आबंधित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षकों के बीच के कोण को आबंध कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आबंध कोण कहते हैं। समझ आया सबको? क्या कहते हैं? आबंध कोण कहते हैं। ठीक है ना? तो आबंध कोण कौन होता है? आबंध कोण जो होता है वो जो एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और उस एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो जिस कक्षक में है, तो बस में दो होंगे कक्षक, तो उन दो कक्षकों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, बीच की दूरी नहीं, बीच के कोण को बॉन्ड एंगल कहते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना इसका। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं लोग, है ना? देखो, अब बॉन्ड एंगल को हम लोग डिग्री में नापते हैं। किसमें नापते हैं? और इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली नापते हैं, प्रयोगात्मक रूप से। ऐसे नहीं नाप सकते क्योंकि डी लिया नाप दिया, है ना? इसको तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है तब नापता है। लिखो इसमें फटाफट से लिखो हिंदी में, अंग्रेजी में तो फटाफट से खुद ही लिख लेंगे। लिखो, आबंध कोण को डिग्री, है ना? किसमें? डिग्री में दर्शाया जाता है ना? दर्शाया जाता है जो कि प्रायोगिक रूप से जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा प्रयोगात्मक रूप से परिकलित किया जाता है। परिकलित किया जाता है। समझ आया? प्रयोगात्मक रूप से हम लोग क्या करते हैं? परिकलित करते हैं। ठीक है ना? और ये जो बॉन्ड एंगल है, इसकी ही सहायता से हम लोग अणु की आकृति प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। लिखो, इसकी सहायता से अणु की, किसकी?
अणु की आकृति अथवा आकार, आकृति अथवा आकार पता करने में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? देखो मैं इधर लिख देता हूं, है ना, पता करने में, पता फिर यहां लिखना था ऊपर से, करने में सहायता मिलती है। ठीक है ना, सहायता मिलती है। इसको लिख लो फटाफट से। देखो अब हम लोग चलते हैं आगे। दिख रहा है ये ऑक्सीजन बीच में है, दोनों H एटम साइड में से झुका हुआ है ना। तो इनके बीच में कौन होता है? क्या होता है इनके बीच में? देखो इसके बीच में कौन कितना है? 104.5 डिग्री, है ना। ये कौन होता है ये भी याद नहीं करना आपको। अब ये कौन ऐसे क्यों है, ये हम लोग आगे सीखेंगे इसी चैप्टर में।